देवभूमि उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। 18 आईपीएस अफसरों के कार्यभार में फेरबदल किया गया है। इसमें बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से इस वक्त की, जहां 18 आईपीएस अफसरों को बदला गया है, फेरबदल की गई है उनके कार्यभार में, और ऐसे में अब उनके ऊपर दूसरी जिम्मेदारी सौंपी गई है। आईपीएस अफसरों के कार्यभार में फेरबदल किया गया है, जिसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। 3 आईपीएस अफसरों को जिले में एडिशनल एसपी स्तर पर तैनाती मिली है। और आपको बता दें कि नारायण सिंह नपवायल आईजी सीआईडी के पद पर प्रमोट किए गए हैं। राजीव स्वरूप आईजी सुरक्षा का काम देखेंगे। और आपको बता दें कि आईजी कुमाऊं बने रहेंगे। डीआईजी गढ़वाल के पद पर करण सिंह नागनायल प्रमोट। जन्मेजय खंडूरी विद्युत विभाग में सतर्कता के पद पर कामकाज भी देखेंगे। बड़े फेरबदल, 18 आईपीएस अफसरों का कार्यभार बदला गया है। तीन आईपीएस अफसरों को जिले में एडिशनल स्तर की जिम्मेदारी दी गई है। नारायण सिंह नपलचायल, जिस तरह से अब राजीव स्वरूप आईजी सुरक्षा का काम देखेंगे, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आईजी कुमाऊं बने रहेंगे। वहीं आपको बता दें कि डीआईजी गढ़वाल के पद पर करण सिंह नागनायल प्रमोट किए गए हैं। जन्मेजय खंडूरी विद्युत विभाग में सतर्कता के पद पर कामकाज भी देखेंगे। और ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इन अफसरों को दी गई है। 18 आईपीएस अफसरों पर कार्यभार का फेरबदल देखते हुए आईपीएस अफसरों के कार्यभार के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। 3 आईपीएस अफसरों को जिले में एडिशनल एसपी स्तर पर तैनाती दी गई है। एडिशनल स्तर पर अब एडिशनल एसपी के स्तर पर अभी अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। और आपको बता दें नारायण सिंह को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। वही न्यूज वन इंडिया पर उत्तराखंड की आज की सबसे बड़ी खबर। उत्तरकाशी जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलवान के खिलाफ एफआईआर के आदेश है। विशेष सचिव गृह रिद्धिम अग्रवाल ने आदेश जारी किए हैं। और आपको बता दें कि दीपक बिजलवान जिस तरह से कांग्रेस के टिकट से यमुनोत्री विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं, और अब दीपक पर कार्रवाई नहीं होने से बीजेपी नेताओं में नाराजगी। बीजेपी नेताओं ने दून दफ्तर में प्रदर्शन किया था। दीपक बिजलवान पर अब ये सियासत गर्माती हुई दिखाई दे रही। न्यूज वन इंडिया पर उत्तराखंड की आज की सबसे बड़ी खबर। दीपक बिजलवान के खिलाफ एफआईआर के आदेश उत्तरकाशी जिला के पंचायत अध्यक्ष विशेष सचिव गृह रिद्धिम अग्रवाल ने आदेश जारी किया। वही देहरादून में स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कौलगढ़ पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इंटर कॉलेज के नवनिर्मित भवन और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास झाड़ी पानी का लोकार्पण किया। साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास कौलगढ़ का शिलान्यास भी किया गया। इस दौरान प्रदेश की शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुसार प्रदेश सरकार राज्य में विकास और शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। और 2025 तक उत्तराखंड को देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में शामिल करने के लक्ष्य को लेकर सरकार इस वक्त कार्य कर रही है। कार्यों को करने के लिए सदैव तत्पर रहती है, ये कहना है। जैसा कार्यक्रम में भी आपने देखा, हमारे 11 ऐसे इस समय आवासीय विद्यालय संचालित हैं जहां पर हम निराश्रित और बेसहारा बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। उसी तरह के आज 2 आवासीय विद्यालयों का यहाँ शिलान्यास किया गया है और 2 का लोकार्पण किया गया है। तो एक तो इसमें जो भी ज़रूरतमंद हैं इस तरह के लोग, उनको हम लोग इसमें रख रहे हैं और शिक्षा दे रहे हैं। और उनका भोजन, कपड़े और पठन सामग्री जो भी है सब फ्री दे रहे हैं। जैसा कार्यक्रम में भी आपने देखा, हमारे 11 ऐसे इस समय आवासीय विद्यालय संचालित हैं जहां पर हम निराश्रित और बेसहारा बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं।
उसी तरह के आज 2 आवासीय विद्यालयों का यहाँ शिलान्यास किया गया है और 2 का लोकार्पण किया गया है। तो एक तो इसमें जो भी ज़रूरतमंद हैं इस तरह के लोग, उनको हम लोग इसमें रख रहे हैं और शिक्षा दे रहे हैं और उनका भोजन, कपड़े और पठन सामग्री जो भी है सब फ्री दे रहे हैं। जैसा हमारे राज्य में अभी तक 11 स्थानों पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे जो है वो छात्रावास बन गए हैं और उसमें अनाथ बच्चों के पढ़ाई की जाएगी, बेसहाय बच्चों की पढ़ाई की जाएगी। राज्य के अगर किसी हिस्से में भी और भी ज़रूरत पड़ेगी तो भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर इन छात्रावासों को और चलाएगी। और मैं कह सकता हूं कि शिक्षा के लिए 2023 में हम स्मार्ट क्लास से लेके वर्चुअल क्लास से लेके टीचर्स की नियुक्तियां से लेके हर प्रकार हम इस साल 2023 को जो है शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता पे पूरा ध्यान देना है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की पार्टी हो और राजनीति पर चर्चा ना हो, ऐसा संभव ही नहीं है। सोमवार को हरीश रावत ने एक बार फिर से मंडवा पार्टी के जरिए सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि राज्य सरकार को पहाड़ी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए जरूरत है, जिससे राज्य के किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य मिले। और उन्होंने ये भी कहा है कि 2012 में उनके द्वारा ये मुहिम छेड़ी गई थी, जिसका नतीजा रहा कि राष्ट्र स्तर पर उत्तराखंड के उत्पादों को अलग पहचान मिली है। हरीश रावत मंडुआ पहुंचे हैं। स्वाद के साथ सियासी तड़का देखने को मिला। हमने 2012 में जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से और वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन के पास तत्कालीन कृषि मंत्री के साथ ये अपील की थी कि झुंगरा, मंडुआ, गहत और बहुत सारे जो है ज्वार, बाजरा आदि, इनको जो है आप न्यूट्रिशियस फूड डिक्लेयर करिए। और उन्होंने इसको न्यूट्रिशियस फूड 2 साल की सर्वे के बाद माना। और 2014 में मैंने मुख्यमंत्री के रूप में बहुत सारी पहलें की जो मंडुआ, झुंगरा, कोणी, गहत, भट्ट आदि आदि को लेकर के थी। और मुझे इस साल बड़ी बेहद खुशी है इस बात की कि वर्ष 2022 में यूनो ने ये डिक्लेयर किया कि 2023 को जो है मोटे अनाजों के वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। और हरीश रावत ने ये बड़ी बात पहाड़ी उत्पादों को बढ़ाने के लिए कही। तो चलिए आपको अगली खबर बताते हैं नैनीताल जिले से, जहां नैनीताल जिले के हल्द्वानी में स्थित बनबुलपुरा में 4500 से अधिक परिवारों को हटाए जाने के मामले में कांग्रेस के पूर्व विधायक और राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन ने सोमवार को बीजेपी सरकार पर जमकर सवाल उठाए। आपको बता दें कि काजी निजामुद्दीन ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार बसे बसाए लोगों को उजाड़ने का काम कर रही है। अगर ये लोग अवैध रूप से रह रहे थे तो इतने लंबे समय से सरकार कहां सो रही थी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा, आरोप लगाते हुए भी कहा है कि यदि जमीन रेलवे की थी तो पानी की लाइन क्यों डाली गई, बिजली कैसे इन लोगों के घरों तक पहुंची, जमीन रेलवे की थी तो शत्रु संपत्ति कैसे घोषित की गई, और सबसे बड़ी बात, यदि जमीन रेलवे की थी तो सरकार ने पट्टे क्यों दिए। 4500 मकान, 4500 परिवार हल्द्वानी में बेघर होने के कगार पर हैं, जो विषय आज माननीय हमारे भाई सुमित हृदय जी के नेतृत्व में पीड़ित लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं। तो वहाँ पर राज्य सरकार को जनता की पैरवी करनी चाहिए, न्यायोचित काम करना चाहिए। जो लोग 70, 80, 100 साल से ज़्यादा से वहाँ रह रहे हैं, और शत्रु संपत्ति भी वहाँ घोषित हुई थी। शत्रु संपत्ति रेलवे की संपत्ति को नहीं राज्य सरकार घोषित कर सकती। शत्रु संपत्ति के नाम से राज्य सरकार ने वहाँ संपत्ति को ऑक्शन किया, और वो जिसने भी लिया तो वो राज्य सरकार की। वहीं देहरादून में जिलाधिकारी सोनिका ने अपने कार्यालय में जनता दरबार लगाया। इस दौरान जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि प्रत्येक सप्ताह उनके द्वारा जनता दरबार लगाया जाता है और इस जनता दरबार के दौरान सभी लोगों की समस्याएं सुनकर मौके पर ही निस्तारण करने का प्रयास किया जाता है। आपको बता दें कि सोमवार को लगे जनता दरबार में लगभग 76 शिकायत प्राप्त हुई, जो पानी और जमीन से संबंधित है। कुछ शिकायतें ऐसी है कि जिन पर मौके पर ही निस्तारण किया गया है, बाकी शिकायतों के निवारण के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। 76 के करीब कुछ शिकायतें आई हैं और
वही जो हमेशा की तरह हमारे यहाँ पे मेनली लैंड से रिलेटेड हैं, कुछ पानी से रिलेटेड, कुछ बिजली से रिलेटेड, इसी तरह से कंप्लेंट्स हैं। और हम कोशिश करते हैं कि जितना जल्दी इनका निस्तारण हो सके, और जो इमीडिएट वाले होते हैं हम उसी टाइम पे इनका निस्तारण कर देते हैं। 76 के करीब कुछ शिकायतें आई हैं, और वही जो हमेशा की तरह हमारे यहाँ पे मेनली लैंड से रिलेटेड हैं, कुछ पानी से रिलेटेड, कुछ बिजली से रिलेटेड, इसी तरह से कंप्लेंट्स हैं। और हम कोशिश करते हैं कि जितना जल्दी इनका निस्तारण हो सके, और जो इमीडिएट वाले होते हैं हम उसी टाइम पे इनका। वहीं देहरादून पुलिस ने मोबाइल की बड़ी रिकवरी की है। बड़ी खबर आपको बता रहे, उत्तराखंड सहित दिल्ली, हरियाणा, यूपी, बिहार के रहने वालों के फोन भी बरामद किए गए हैं। इस फोन की कीमत 50 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। पुलिस ने 252 लोगों को उनके खोए गए फोन लौटाए गए हैं, और इतने लंबे समय बाद अपने फोन पाकर लोगों के चेहरे खिल उठे। सोमवार को डीआईजी देहरादून दिलीप सिंह कुंवर ने अपने हाथों से लोगों को उनके खोए हुए मोबाइल सौंपे। एसपी देहात कमलेश उपाध्याय की एसओजी टीम ने और जिले की साइबर क्राइम सेल की ओर से संयुक्त रिकवरी की गई, और ये चोरी के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे इनामी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी कामयाबी अब उत्तराखंड के हाथ लगी है, उत्तराखंड पुलिस के हाथ लगी है। पिछले 3-4 माह में जो मोबाइल फ़ोन लोगों को खोए थे, जिन्होंने पुलिस को रिपोर्टिंग करी है, तो 252 उनमें से 252 मोबाइल फ़ोन हमने बरामद किए हैं। इनका मार्केट में प्राइस लगभग 50.5 लाख रुपया है वर्तमान में। और इसमें आज हमने 18 लोग को बुलाया था, उनको हमने मोबाइल फ़ोन सुपुर्द कर दिया है। अब बाकी फ़ोन हम सभी लोगों को इंडिविजुअली संपर्क करके उनको वापस दिला रहे हैं। आइडिया ये था कि जो खोए फ़ोन हैं, इनको नववर्ष के पहले दिन मतलब कार्य दिवस के 9 वर्ष के पहले कार्य दिवस के दिन हम लोगों को जो उनका खोया फ़ोन था वापस करा करके उनके चेहरे पर खुशी लाएं। वहीं न्यूज वन इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के चेयरमैन जीएस मारतोलिया ने क्या कुछ कहा, आपको बताते हैं। बेरोजगार युवा नौकरियों के लिए तलाश कर रहे हैं, और यूकेएसएससी ने 3 भर्तियां निरस्त की हैं, जो कि मार्च में दोबारा होंगी, और जबकि अन्य पर शासन से निर्णय होगा। वन दरोगा जिनकी भर्ती निरस्त हुई है, जो मार्च में होनी, और स्टेनोग्राफर्स जिनकी परीक्षा पर सवाल है, कुछ चर्चाएं हैं जिसके आधार पर स्टेनोग्राफर्स भी परेशान हैं। हमारे साथ यूकेएसएससी के चेयरमैन जीएस मारतोलिया सर हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, वन दरोगा के जो आप लोगों ने परीक्षा निरस्त की, अब वो मार्च में आप दोबारा हालांकि कराने जा रहे हैं, पर युवाओं का कहना है कि उनको सेग्रीगेट किया जा सकता था। उत्तर प्रदेश ने भी ऐसा ही किया, और सभी को एक तराजू से नहीं तौल के देखना चाहना चाहिए था, जबकि एलटी को आप लोगों ने क्लियर किया है। आखिर इस पर क्या समस्या क्या है? देखिए, कोई एजेंसी अगर ये कह दे कि साहब में जो टेंटेड हैं, जो नॉन टेंटेड हैं, जिन्होंने नकल की या नहीं की, वो सेग्रीगेट करना इतना आसान नहीं है। जो कहना बहुत आसान है कि सेग्रीगेट करके बच्चों को कर दीजिए, बहुत आसान नहीं है। और अगर ये कितना भी आप कोशिश करना, एसटीएफ कितनी मेहनत कर ले, कितना हम लोग मेहनत कर लें, लेकिन बहुत मुश्किल है कि हम सेग्रीगेट कर पाएँ इन बच्चों को। आसान नहीं होगा, लेकिन बेहतर रास्ता उसका यही है कि दोबारा इनके एग्ज़ाम हों और उसकी तैयारी वो करें। मेरे ख्याल से वही एक विकल्प होना चाहिए। और सेग्रीगेट करने का जहाँ तक बात सही है आपकी, लॉजिकली बहुत अच्छा लगता है कि जिनने मेहनत की बच्चों ने, मैं भी कह रहा हूँ बच्चों के साथ दिक्कत है, उनके साथ हार्डशिप है, मैं इसको मानता हूँ। लेकिन मेरा ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ये भी होनी चाहिए कि एग्ज़ाम ऐसे हो जिसकी शुचिता कहीं से कहीं प्रभावित न हो, बिना किसी संदिग्धता के, बिना किसी उसके परीक्षाएं परिणाम घोषित हों। वही एक आयोग का मकसद भी होना चाहिए। सर, अब स्टेनोग्राफर्स भी आ गए हैं, उनका कहना है कि साहब कुछ ऐसे समाचार आ रहे हैं कि उनकी परीक्षा में एक ही क्षेत्र के बच्चे हैं, इस आधार पर उनको भी रिव्यू कराया जा सकता है, जबकि इस परीक्षा में तो कई पद रिक्त रह गए और 3 चरणों में एग्जाम होता है। हर आदमी आंसू लिपिक नहीं हो सकता, ये शॉर्ट हैंड राइटिंग नहीं सीख सकता, और उस क्षेत्र में कोचिंग वगैरह कुछ इस प्रकार की हैं जो बच्चों को अच्छा तैयार कराती हैं। तो स्टेनोग्राफर्स को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, वो क्यों परेशान है? नहीं, वो परेशान क्यों है, मेरे समझ नहीं आई अभी तक बात। क्योंकि पेपरों के न्यूज़ के हिसाब से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की न्यूज़ के हिसाब से आप परेशान हो तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। हमारा जहाँ तक मकसद है, जो हमारे, क्योंकि वो भर्तियों में कुछ एक टेक्निकल लीगल प्रॉब्लम जो 5-6 भर्तियों की थी, जो हमने जो चीज़ें उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में चली गई थी, उसका
क्लियर करके हम उस भर्ती को काम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अभी से कि साहब उसमें ये हो गया, उस क्षेत्र के ज़्यादा हैं, वो गलत रिजल्ट निकला है, मेरे ख्याल से ये न्यूज़ है और ये खबर है, खबरों में छपती रहती होगी। मेरे ख्याल है इंतजार करना चाहिए उनको जब हम उसका फाइनल रिजल्ट निकालेंगे। सर, अलग अलग युवा अभ्यर्थी जो सड़कों पर हैं, नियुक्ति की राह देख रहे हैं, कुछ परीक्षा दे चुके हैं, कुछ परीक्षा की तैयारी में हैं, बीते दिनों जो विवाद हुए, इन सब के बीच कई युवा ऐसे हैं जो ओवर एज हो गए या ओवर एज की लाइन पर खड़े हैं, तो उनके लिए क्या विकल्प है? क्या आप लोग सरकार से कुछ पत्राचार करेंगे या आखिर इसका क्या विकल्प हो सकता है? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ। देखिए, जो अभी 3 परीक्षाओं को दोबारा परीक्षा करने का हम लोगों ने निर्णय लिया, इसमें यह भी हो सकता था कि मैं शासन से अनुरोध करूँ कि 2 साल का हमें इन बच्चों को और दिया जाए टाइम और नया फॉर्म भरें। ये भी विकल्प हो सकता था। और उसमें क्या होता, जो बच्चे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, जो भी कैंसिल, जो दोबारा एग्ज़ाम होंगे, वो बच्चे दोबारा फॉर्म भरें। 2 साल में कम से कम 25-30 हज़ार लोग और ग्रेजुएट हो गएंगे, वो भी उस एग्ज़ाम में आएंगे, संख्या बढ़ेगी। इसलिए इसमें एज रिलेक्शन देने का इसलिए मतलब नहीं बनता कि हमने इसलिए तय किया कि उन्हीं बच्चों का एग्ज़ाम होगा जो बच्चे इस एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे पहले। उसके लिए उनको फॉर्म नहीं भरना है, सब डाटा हमारे पास है। हमें तो केवल इनकी फरवरी लास्ट वीक तक इनके एडमिट कार्ड भेजने हैं, इनको सेंटर भेज देने हैं, कहाँ इनको एग्ज़ाम देना है। क्योंकि हम एग्ज़ाम दोबारा विज्ञप्ति नहीं निकाल रहे, इसलिए एज रिलैक्सेशन की बात नहीं आती। इसलिए रिलैक्सेशन उसमें इस वाले भर्ती में तो पॉसिबल नहीं है। तो सर, वन दरोगा भी तो यही बात कह रहे हैं कि अगर उनको जो इतना वक्त अगर उनका खराब हो गया, वो एलटी को तो यदि आपने ग्रीन सिग्नल दिया, वो सेग्रीगेट करके भी पा सकते थे। उनका कहना हमारा समय बहुत जाया हुआ, इसका क्या आप उत्तर देना चाहेंगे? नहीं, मैं वही कर, एलटी जो हमारी स्नातक स्तरीय में, वही एलटी में भी लागू, उसमें भी लागू होता है, वन दरोगा में भी। हमारे हिसाब से जो तफ्तीश के दौरान अभी हम देख रहे हैं, उसका ट्रेंड देख रहे हैं। अभी एसटीएफ वाले आज भी बैठे हैं हमारे पास, आए हैं, बात कर रहे हैं ऊपर से। देखिए, मैं संभावनाओं पर कि साहब ऐसा नहीं हुआ, हमने नकल नहीं की, बहुत मुश्किल है कहना। ट्रेंड मिला तो ट्रेंड को एग्जामिन करना, ट्रेंड को देखना मेरा काम है, मेरा दायित्व है, और देखना चाहिए। वन दरोगाओं का एज का भी कोई दिक्कत नहीं है, उन्हीं बच्चों को दोबारा एग्ज़ाम देना है। हमने एक और उसमें ये दिया था कि जिन बच्चों ने पहले फिजिकल क्लियर किया था, उनका दोबारा फिजिकल नहीं हुआ। मैं ये भी कर सकता था कि पहले रिटर्न पास करो, फिर मैं दोबारा फिजिकल कराऊंगा, फिर मैं 25 किलोमीटर आपको दौड़ाऊंगा। कम से कम उस पार्ट पर हमने कहा कि जो पास हो गए बच्चे, उनका फिजिकल नहीं कराएंगे। लेकिन उसमें हो सकता है कुछ नए बच्चे पास हो जाएं तो उनका फिजिकल होगा। लेकिन जिनके बच्चों के एक बार हो चुके हैं, दोबारा हम उनका फिजिकल नहीं कराएंगे, क्योंकि उसी विज्ञप्ति का एग्ज़ाम होना है, इसलिए उसमें रिलैक्सेशन की कोई बात नहीं होगी। नई विज्ञप्ति के बारे में शासन स्तर पर हम लोगों ने बात किया था कि जो वैकेंसी स्नातक स्तर पे या वन दरोगा में या सचिवालय रक्षक में अगर जो नई भर्ती, उस भर्ती के बीच में जो आ गई होंगी, उसके बारे में भी शासन स्तर पर ये तय होने वाला है कि बहुत जल्दी उसकी विज्ञप्ति निकलेगी, ताकि इस बीच में जो बच्चे एलिजिबल हुए, वो बच्चे भी इसमें दोबारा नई भर्ती में नए विज्ञप्ति के साथ अपनी एग्ज़ाम दें उसमें। तो उसमें कोई उनका, वो उसके बारे में भी विचार गवर्नमेंट कर रही है। हमारी बात हुई थी, हम मिले, गवर्नमेंट से चर्चा की थी हमने। हो सकता है कि मार्च अप्रैल तक नई विज्ञप्ति एक और जारी हो, तो इन्हीं बच्चों को हो सकता है इसी साल 2 मौका मिले। एक तो पुराना री एग्ज़ाम होगा पुरानी भर्तियों का, हो सकता है कि नए एग्ज़ाम भी इसी साल होंगे, उसमें एग्ज़ाम दे, 2 मौका उनको मिल सकता है। मेरा यही अनुरोध होगा लड़कों से, बच्चों से। मैं बिल्कुल उनके साथ हूँ, मैं समझ सकता हूँ उनकी परेशानी को, लेकिन उसका विकल्प नहीं है कि मैं रोज़ धरना प्रदर्शन करूँ, उससे कुछ हल नहीं होने वाला। बेहतर यह है कि 2 महीना आपके पास है, आप पढ़ाई करिए और मार्च में पूरी नई ऊर्जा के साथ, नई मेहनत के साथ आप एग्ज़ाम दें। और मेरी कोशिश होगी कि आपकी मेहनत के हिसाब से उसका परिणाम आपको मिलेगा। हमारी कोशिश होगी कि हमारे एग्ज़ाम में बिल्कुल कहीं पर कोई गड़बड़ नहीं होगी। इसकी पूरी कोशिश, पूरी पारदर्शिता के साथ हम इस एग्ज़ाम को करेंगे। तो ये थे यूकेएसएससी के चेयरमैन जीएस मर्तोलिया, जिन्होंने 2 बहुत प्रमुख बातें की हैं। पहला, सेग्रीगेशन इतना आसान नहीं है और एसटीएफ अभी जांच कर रही है और लिहाजा इस पर निर्णय नहीं लिया जा सकता। दूसरा, आने मौजूदा वर्ष में मार्च में जब स्थगित हुई परीक्षाएं दोबारा कराई जाएंगी, तो हो सकता है कि दूसरी परीक्षाएं भी यूकेएसएससी कराए, लिहाजा युवाओं को 2 मौके भी मिल सकते हैं। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ सुदीप, जन न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। वहीं उत्तराखंड के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने वन दरोगा भर्ती परीक्षा समेत 3 परीक्षाओं को निरस्त कर दिया है, जिसके बाद परीक्षा पास करने वाले छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। छात्रों का कहना है कि अब उनके पास आत्मदाह आखिरी विकल्प है। छात्रों का कहना है कि ये भर्ती परीक्षा पिछले 6 माह से एसटीएफ जांच के अधीन है, जिसमें वन दरोगा परीक्षा की जांच जनवरी माह तक पूरी होने की बात कही गई थी, जबकि आयोग के अध्यक्ष ने जांच रिपोर्ट और बिना किसी चयनित छात्र
छात्र के दोषी पाए ही केवल संभावनाओं के आधार पर परीक्षा को निरस्त कर दिया है। छात्रों का कहना है कि यह परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से सीसीटीवी निगरानी में संपन्न हुई थी। ऐसे में इसका सेग्रीगेशन किया जा सकता है, जैसे कि इसी प्रकार के प्रकरण में यूपीएसआई की हाल की परीक्षा में भी हुआ था। वन दरोगा के सफल अभ्यर्थियों को बार बार एसटीएफ ने भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी नहीं पाया जाना बताया था और ऐसे में सफल अभ्यर्थियों में गुस्सा का है। अभ्यर्थी आयोग एवं परेड ग्राउंड देहरादून के कड़ाके की ठंड में अनिश्चितकालीन धरने पर हैं। उत्तराखंड में यूके से निरस्त करके मार्च में दोबारा कराए जाने के फैसले से युवा आक्रोशित हैं, नारेबाजी आंदोलन कर रहे हैं। ये बताइए, जो निर्णय यूकेएसएससी ने लिया, इससे क्या नाराजगी आप लोगों में? वो कह रहे हैं दोबारा परीक्षा करा सकते हैं हम। सर, नाराजगी ये है हमें, तो एक तो हमको कारण नहीं बताया जा रहा कि ये एग्जाम कैंसिल क्यों करा गया है। जो मर्तोलिया जी हैं वो रैंडम वे में जानकारी दे रहे हैं कि संभावना के आधार पर आपका एग्जाम कैंसिल कर रहे हैं। उनको ये लगता है कि 122 लोगों में संदिग्ध हैं। हम कहते हैं अगर संदिग्ध हैं तो उनके नाम उजागर करो ना। एसटीएफ कहती है कि हमने अपनी रिपोर्ट अभी सौंपी नहीं है। जब हमारी रिपोर्ट सौंपी नहीं गई है तो किस आधार पर फैसला लिया गया हमारी भर्ती का? रिपोर्ट के आधार पर फैसला होना चाहिए था। जब हमारी भर्ती का रिपोर्ट नहीं गई है, एसटीएफ हमको बोलता है, एसटीएफ के एसएसपी हमको कहते हैं कि अभी आपका एग्जाम पूरी तरह सेफ है, कुछ लोग पकड़े जाएंगे, उनको हम सेग्रीगेट कर लेंगे। और आज आयोग के अध्यक्ष कहते हैं कि हम सेग्रीगेट करने में असंभव है, मतलब कि वो नहीं कर पा रहे हैं। ये उनकी इनकॉम्पिटेंसी है, निकम्मापन है ये एसटीएफ का और किसका, आयोग का। उसकी सजा बच्चों को मिल रही है। 4 साल हो गए हमारे इस एग्जाम को, 2019 की ये भर्ती है। 4 साल से बच्चे यहाँ घिस रहे हैं। पहले एग्जाम कराने को आयोग को चक्कर काटते हैं, फिर रिजल्ट निकलवाने को, फिर फिजिकल करवाने को 25 किलोमीटर का फिजिकल निकाला है। जून के महीने की गर्मी में 29 जून को, उस दिन बारिश भी हुई है, धूप भी हुई, 4 घंटे लगातार चले हैं। आज ही क्या तुम्हारी भर्ती कैंसिल कर देंगे? इतने आसानी से हमारी भर्ती कैंसिल कर देंगे? आज आप लोग काली पट्टी पहन कर आए हैं। इस जो परीक्षा को निरस्त करने का निर्णय लिया गया और मार्च में दोबारा किए जाने की बात की जा रही है, क्या कहेंगे? आप लोगों का आक्रोश क्या है और दूसरा अब आपके पास आगे विकल्प क्या है? देखिए सर, जो अध्यक्ष साहब है आयोग के, ये तो मेरे को समझ नहीं आता है इनके, ये मतलब क्या सोच समझ के ये बात कह रहे हैं। पहले इनका व्यक्तित्व हम री एग्जाम कराएंगे, फिजिकल नहीं कराएंगे, और बोलते हैं कि हम इसका कारण क्या है कि हम सेग्रीगेट नहीं कर पा रहे हैं ना। 122 लोग कौन है? जैसे यूपीएसआई में एनएससीआईटी वही एग्जाम एजेंसी है जिसने वो एग्जाम कराया सर, वही एग्जाम हमारे वही पैटर्न, उसी रैंक की भर्ती है, 2 स्टार रैंक है वो, उसी रैंक की भर्ती है। उसमें क्या हुआ? उसमें सेग्रीगेशन हुआ। उसमें अभ्यर्थियों के नाम, पिता का नाम, एड्रेस सहित तक उसमें सारा पब्लिश किया गया है। पुराने अध्यक्ष एसएस राजीव का बयान है, आज ही के नोटिफिकेशन अखबार में आपके माध्यम से पता लगा है कि देखिए इसमें एसटीएफ तकनीकी विशेषज्ञ की मदद लेकर दोषियों को चिन्हित कर सकती है। इसे पूरी परीक्षा निरस्त किए जाने से बचा जा सकता है। तो आप बताइए कौन है? मतलब आप बताइए, हम मूर्ख हैं, राजू जी मूर्ख हैं, कौन मूर्ख है? आप सब भली बात ही जानते हैं। तो और कुछ भी अभ्यर्थी हैं जो पीछे खड़े हैं, इनसे बातचीत करेंगे, जो निरस्त होने के आदेश के दिन से आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ कुछ युवतियां हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जो ये वन दरोगा की भर्ती परीक्षा निरस्त करने का निर्णय किया गया है, आप लोग आंदोलन में क्या कहेंगे? सर, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हमारी भर्ती पहले तो ऑनलाइन मोड में थी, और ऑनलाइन मोड में और हमारा जो फिजिकल कराया गया था वो सिर्फ 620 बच्चों का कराया था, और हमारी पोस्ट 316 पोस्ट है। तो सर, अगर उस टाइम पे भी हमारा दूसरी बार हमारी जांच की गई थी 620 बच्चों की, और फिर जाके हमारा फिजिकल हुआ था। और सर, अगर तीसरी बार जांच करने के बाद भी अगर ये बोल रहे हैं कि इसमें कोई संदिग्ध पाया जा रहा है, पहले तो सर सेग्रीगेशन आराम से हो जाता है ऑनलाइन भर्ती में। तो मैं बोल रही हूँ 316 भर्ती हैं, आप करो ना 316। अगर मेरिट में से कोई ऐसा आपको मिल रहा है तो उनको बाहर निकालो और 620 बच्चों में से आगे करो। हमें हमारी भर्ती तो सर, हमारे 5 साल बर्बाद हो गए, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं। अगर आप हमारे 5 साल वापस कर सकते हो तो हम दोबारा पेपर में बैठने को रेडी है, नहीं तो हम अपनी भर्ती नहीं छोड़ेंगे। तो ये बहुत नाराजगी है युवाओं में। इनका कहना है कि समय भी बर्बाद हुआ और अब कहा जा रहा है दोबारा परीक्षा के लिए, जबकि सेग्रीगेशन हो सकता है। आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? सेग्रीगेशन करने में क्या दिक्कत है? हमें भी नहीं पता चल पा रहा है कि सेग्रीगेशन में दिक्कत क्या आ रही है। पड़ोसी राज्य यूपी है, वहाँ आसानी से जो लोग जो संदिग्ध पाए गए थे उनका सेग्रीगेशन हो चुका है। ये देखिए, ये रिपोर्ट हमारे पास पूरी है। यूपीएसआई का एग्जाम था जिसमें जो संदिग्ध पाए गए थे उनको आसानी से सेग्रीगेट कर दिया गया था, 6 लोगों को, और 600 लोगों को, सॉरी, और बाकी लोगों को क्या हुआ, ज्वाइनिंग मिल चुकी है और अभी ये लोग ट्रेनिंग में है और अच्छी खासी इनकी सब कुछ अच्छे से चल रहा है। लेकिन हम लोग क्या है, 4 साल से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। पहले हम लोग ने तैयारी करी, आज हम सड़कों पर आ रखे हैं
हैं और ये काला रिबन बांध कर हम लोग प्रोटेस्ट दिखा रहे हैं। यही कर सकते हैं, हम लोग के हाथ में और कुछ रखा ही नहीं इन लोगों ने करने के लिए। जिस दिन इन्होंने निर्णय दिया था उस दिन हम रात 3 बजे तक वहाँ पे बैठे रहे, लेकिन कोई बाहर नहीं आया, किसी ने ऑन रिकॉर्ड आकर के नहीं बोला कि सेग्रीगेशन में दिक्कत क्या है। हम ये खुद जानना चाहते हैं कि सेग्रीगेशन में प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो कुछ और अभ्यर्थियों से भी बातचीत करेंगे। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले दिन से प्रदर्शन कर रही, मैंने आपको देखा, आप यहाँ गांधी पार्क में भी काली पट्टी आपने बांध रखी है। क्या आप लोगों की आयोग से कोई बातचीत हो पाई? आयोग के तो जो चेयरमैन सर है, सचिव सर है, वो तो हमसे चोरों की तरह भांति निकल गए। अगर आप सच में आपने न्याय करा है तो अपने दम रखिए कि मुंह के सामने बोलिए ना। लाल बिल्डिंग के अंदर से फैसला देने की हिम्मत कैसे हुई है आपकी? क्योंकि उन्हें पता है ये अन्याय कर रहे हैं। भाई आप ही बताइए, जो न्याय करता है ना वो मुंह पे बोलता है, जो चोरी छुपे नहीं बोलता है कि हमने अन्याय करा है। और सर वो आईपीएस रहे, आईपीएस सर का काम क्या होता है कि जो न्याय करेगा, जो मतलब अपने मेहनत से निकलेगा, उन्हें न्याय देना। और जो सर हमारी एक ही मांग है कि हमें ज्वाइनिंग चाहिए। री एग्जाम इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। जैसे हमारी उम्र और हमारे साल वापस नहीं आ सकते हैं, वैसे ही री एग्जाम हम भी नहीं दे सकते और ना ही ये मुमकिन है, ना ही हम करेंगे। हम दिल्ली तक जाएंगे। आज हमारे भाई लोग यहाँ पर अपना सर वो मुंडवाएंगे, कल के दिन लड़कियां मुंडवाएंगी जितनी भी यहाँ खड़ी हैं। तो ये तमाचा होगा यूके ट्रिपल एससी के लिए कि उन्होंने अपनी जॉब नहीं कर पाए हैं, अपने आप को जो प्रूव नहीं कर पाए हैं। जिस पोस्ट में बैठे हैं ना, वो पोस्ट उसको आप जस्टिफाई नहीं कर पाए कि आप ऑनलाइन भर्ती परीक्षा में सेग्रीगेशन नहीं कर पाए। दिल्ली एक हमारा सेंट्रल है और यूपी जो हमारा पड़ोसी राज्य है, वहाँ पर सेग्रीगेशन पॉसिबल है, पर भाई हमारे उत्तराखंड में पॉसिबल नहीं है। युवा मुख्यमंत्री जी हैं, हमारी उनसे यही पुकार है कि जो ये युवाएं हैं जो यहाँ पर है, उनके लिए कुछ करा जाए, उनके भविष्य के बारे में सोचा जाए। यही हमारी वन दरोगा के अभ्यर्थी हैं जो नाराज हैं। अब इनका कहना है अब इसको हम आंदोलन की शक्ल देंगे, क्योंकि जो परीक्षा में वर्ष समय खराब हुआ वो वापस नहीं हो सकता और ये ऑनलाइन पहली परीक्षा थी, इसमें सेग्रीगेशन हो सकता था। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून, उत्तराखंड। तो देवभूमि उत्तराखंड के खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।